हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सल्तनत काल। आज हम सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने जो भारत पर अरबी आक्रमण हुए उनमें से हमने मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस किया था। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सल्तनत काल, देखिए सल्तनत काल में दिल्ली पर किन किन वंशों ने शासन किया दिल्ली पर, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक रहा। 1206 से लेकर 1526 तक कई वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। तो कौन कौन वंशों ने दिल्ली पर शासन किया? फर्स्ट गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक इसने शासन किया दिल्ली पर। इसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और इसके बाद लोधी वंश, जो लास्ट था लोधी वंश, 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो देखिए दिल्ली पर सबसे कम टाइम तक शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने। सबसे कम टाइम तक शासन किया था खिलजी वंश ने। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक ही शासन किया था। और जिस वंश ने सबसे ज्यादा दिल्ली पर शासन किया वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने ही किया था दिल्ली पर। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया, तो गुलाम वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की उसे एक गुलाम वंश कहते हैं। देखिए इसने भारत पर जिस वंश की स्थापना की उसे क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्ष तक शासन किया। लगभग 84 वर्ष गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गौरी का गुलाम था और गौरी ने इसे निशापुर के बाजार से अब्दुल अजीज कोका, जो कि काजी थे, उनसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और इसे अपना गुलाम बना लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक हुआ। इसने गुलाम वंश की स्थापना की, है ना। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, पुत्र था, इसने 1210 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और 1210 में ही इसका शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट इल्तुतमिश। आराम शाह के बाद कौन बैठा? इल्तुतमिश। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से लेकर
1236 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसने 1236 ईस्वी में यह राजा बना था, है ना। इसके बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी, जो पहली और अंतिम महिला शासका थी, है ना, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। देखिए रजिया सुल्तान का शासनकाल तो 1236 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा। इसने 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन, इसने 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है कैकुबाद, इसने 1286 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसने 1290 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा था। गुलाम वंश के इतने शासकों ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आराम शाह ने, इल्तुतमिश ने, इसके बाद रुकनुद्दीन, फिर इसके बाद रजिया सुल्तान, इसके बाद मुइजुद्दीन, फिर इसके बाद अलाउद्दीन, इसके बाद नसरुद्दीन, फिर गियासुद्दीन, फिर कैकवाद, है ना, और फिर क्यूमर्स। इन शासकों ने गुलाम वंश पर दिल्ली पर शासन किया। गुलाम वंश के इन शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। अब हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसी को दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट कर वापिस अफगान गया तो उसने भारत में अपना एक प्रतिशासक नियुक्त किया। वह प्रतिशासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने भारत में प्रतिशासक के रूप में नियुक्त किया, जो कि गौरी का दास था, जो भारत में उसके नाम से शासन कर सके। फिर देखिए
राज्यरोहण, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण जाने तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक को अनौपचारिक तरीके से राज्यरोहण किया गया। अनौपचारिक तरीके से इसका राज्यरोहण लाहौर में किया गया। लाहौर जो कि इसकी राजधानी थी, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका ये कुतुबुद्दीन के गुरु थे। अब देखिए इसने कुछ प्रमुख योगदान दिए। प्रमुख योगदान तो कौन कौन से योगदान दिए इसने? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दानवीर और उदार होने के कारण लाख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता था। यह लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता था। साहित्य और कला का संरक्षक था ये। साहित्य एवं कला का संरक्षक था। कौन कौन से इसने योगदान दिए? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था, और साहित्य एवं कला का संरक्षण था। अब देखिए इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? दरबारी विद्वान तो फर्रुख मुद्दार और हसन नमाजी। फर्रुख मुद्दार और हसन नमाजी ये दो विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। इसके द्वारा कुछ निर्माण भी किए गए। तो इसने दो प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण कराया था, जो एक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं, एक मस्जिद के बारे में। दो प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण कराया था इसने। तो कुबत अल इस्लाम पहली मस्जिद, कुबत अल इस्लाम का इसने निर्माण कराया था, जो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी। हिंदुस्तान की जो पहली मस्जिद। और दूसरी 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण संस्कृत विद्यालय के स्थान पर किया गया था, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण संस्कृत विद्यालय के स्थान पर किया गया था। अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। जो इसके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, इनकी स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। हालांकि यह कुतुब मीनार की एक मंजिल का ही निर्माण करा पाया था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके आगे का निर्माण, कुतुब मीनार के आगे का निर्माण इसका दामाद इल्तुतमिश था, जो उसने करवाया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु, कुतुबुद्दीन की मृत्यु नवंबर
1210 में हो गई थी। लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह के हाथ में गुलाम वंश की बागडोर आ गई थी। आगे हम आराम शाह के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? आराम शाह। आराम शाह, और इसने यह 1210 में गद्दी पर बैठा था और इसका 1210 में ही मृत्यु होने के कारण इसके शासन समाप्त हो गया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानने से इनकार करते हैं। यह अयोग्य शासक था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके गुलाम वंश की राजगद्दी पर बैठा था। तो अगला शासक कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके सत्ता पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश जो ऐबक का गुलाम था आगे चलकर उसका दामाद बन गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के ऐबरी कबीले का था। इसका असली नाम इल्तुतमिश का असली नाम अल्तमश था। असली नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का असली नाम था अल्तमश। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर उल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। जो खोखर थे उनके विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अमीर उल उमरा नामक एक महत्वपूर्ण पद दिया था। जब इसका राज्याभिषेक हुआ उस समय से ही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। देखिए, जब इल्तुतमिश का राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद से ही अनेक तुर्क अमीर इसका विरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। इल्तुतमिश ने राजनीति में समर्थक 40 तुर्क अमीरों का एक संगठन बनाया था जिसे इतिहास में तुर्कान चिलगाही। जो तुर्क अमीर थे उनका एक संगठन बनाया था, उसे इतिहास में तुर्कान ए चिलगाही या फिर कहें चरगान भी कहा जाता है। तुर्कान ए चिलगाही भी कहा जाता है और इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित सिक्के तो इसने शुद्ध अरबी नस्ल के सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए। टका, चांदी का सिक्का,
और दूसरा है जीतल, तांबे का सिक्का। ये दो सिक्के, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का, इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया। अब देखिए इल्तुतमिश का राज्यारोहण कब हुआ। आराम शाह की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्यारोहण किया गया। इल्तुतमिश के गुरु जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, यही इल्तुतमिश के गुरु थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, ये इल्तुतमिश के गुरु थे और इन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसको वह पूरा नहीं करवा पाया था। उसके बाद उसके आगे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ प्रमुख योगदान भी किए गए। कुछ प्रमुख योगदान भी किए गए। लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। लाहौर से इसने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। सल्तनत के 3 महत्वपूर्ण अंग, एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था। एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का इसने गठन किया था। एकता, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता मतलब धन के स्थान पर धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि को प्रदान करना। अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा कुछ निर्माण भी किए गए, उनको भी हम जानते हैं। कौन कौन से निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किए गए। तो जो इसके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, उनकी स्मृति में 1231 से लेकर 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया था। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। पहला मकबरा का निर्माण करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। देखिए इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, जो कि एक कक्षीय मकबरा है। इसने बदायूं की जामा मस्जिद, और नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी कराया था। नागौर में अतारकिन दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था और नागौर में अतारकिन दरवाजे का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। जो अजमेर में मस्जिद है उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। उसने 1230 में मेहरौली के हौज-ए-शमसी या फिर कहें शमसी ईदगाह का जो जलाशय था उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। हौज-ए-शमसी
या फिर कहें शमसी ईदगाह। इसका निर्माण भी, इस जलाशय का निर्माण भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अब इल्तुतमिश के दरबार में दो विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो वे विद्वान कौन कौन से हैं? तत्कालीन विद्वान दरबारी लेखक मिनहाज अस-सिराज, मिनहाज अस-सिराज, इनको इसने संरक्षण प्रदान किया था। इनकी रचना प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। देखिए, मिनहाज उस-सिराज को इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था। जो इनकी रचना प्रसिद्ध ग्रंथ है तबकाते नासरी। और दूसरे विद्वान जिनको इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था वे हैं मलिक ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन। इन दो विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। अब देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध किए गए उनके बारे में भी हम जानते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध, तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने 1226 में बंगाल पर विजय पाकर, 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर दिल्ली सल्तनत को सूबा बनाया था, या फिर कहें एकता बनाया था। 1226 में इसने रणथंबोर, 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर को जीता तथा परमाणु की राजधानी मंदोर पर अधिकार कर लिया। बारह सौ 26 में रणथंबोर को जीता और परमाणु की जो राजधानी थी मंदोर उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1221 ईस्वी में मंगोल ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके शासनकाल में ही 1221 में मंगोलों ने मंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु खोखरों के अभियान को दबाने के दौरान 1236 ईस्वी में हो गई थी। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी खोखरों के अभियान को दबाने के दौरान। इसे दिल्ली में मेहरौली के कुतुब अहाते में दफनाया गया था। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब अहाते में इसको दफनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में यह शासक राजगद्दी पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह 1 साल से भी कम समय के लिए सत्तासीन रहा था। 1 साल से कम समय के लिए भी 1 साल से कम समय के लिए यह सत्तासीन रहा था। किसकी मृत्यु के बाद? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। इसके पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। आज की वीडियो में हमने गुलाम वंश को डिस्कस किया, गुलाम वंश के
कुछ शासक रह गए हैं, उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।